अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुल के बोल के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बहुत अहमियत के हामिल समिट की मेज़बानी करने जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है और तमाम ममालिक मेहमान बन चुके हैं। बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है और तमाम वज़ीर आज़म इस वक्त पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इस समिट से पाकिस्तान में 11 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आएगी और प्रोग्राम में हम आगे चल के इस पर भी बात करेंगे कि इस समिट से पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने की राह हमवार होगी या नहीं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज इमरान खान के जो जाती मौलिज हैं उनको अडयाला जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, तो पीटीआई का अगला लाहेअमल क्या होगा। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे आईनी तरमीम के मामले में जो कि एक मुअम्मा बन चुका है, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं मोहम्मद नौशाद अली साहब, सनाउल्लाह खान साहब, उमर जट और मोहम्मद इमरान साहब। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का। नौशाद अली साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी और एससीओ समिट होने जा रही है। कल कन्वेंशन सेंटर में बाकायदा इजलास होगा और तमाम वज़ीर आज़म पहुंच चुके हैं। 11 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आने की उम्मीद है। इस सारी समिट को किस तरह से देख रहे हैं? और एक चीज़ सर, कि पहले भी इस तरह की सरमायाकारी की बातें की जाती रही है, दावे किए जाते रहे हैं, MOUs पर दस्तखत हो रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर हमने देखा है कि कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में आई नहीं है। अब कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है ईमान साहिबा के, ये देखें कि ये जो एससीओ समिट है इसका बराह रास्त सरमायाकारी से एज सच कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी इसका जी। मकसद ये नहीं होता कि यहाँ को बायलैटरल लेवल के ऊपर कोई एग्रीमेंट्स होंगे। जो चीन के साथ हमारे मुआहदे हुए हैं या MOU साइन हुए हैं, वो जो है वो बायलैटरल मामलात थे, जिसके लिए एक दिन पहले चीनी वजीर आजम पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। यहाँ पर यकीनन जो बायलैटरल मुलाकातें हैं, जैसे बेलारूस के वजीर आज़म के साथ होगी, और इसके अलावा दूसरी भी जो बायलैटरल मुज़ाकरात हैं जिसमें रूस ने ये रिक्वेस्ट की हुई है कि वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना चाहते हैं और कुछ दो तरफा मामलात जो हैं उनके ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। तो उस तरह की जो मुलाकातें हैं उसमें ये इम्कानात होते हैं, क्योंकि जो दोनों ममालिक के जो होते हैं आपके फॉरेन ऑफिस, वो पहले से ये चीज़ें तैयार करके रखते हैं और फिर उनके ऊपर असल में इस मौके का फ़ायदा उठाया जाता है कि जब तमाम लोग जो है मौजूद हैं और जो जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो मौजूद होते हैं, तो उनके मौजूदगी में जो है वो साइनिंग सेरेमनीज हो जाती हैं। जिस तरह आपने देखा कि गवादर जो नया एयरपोर्ट है उसकी जो एक सॉफ्ट लॉन्चिंग की गई है। इसके अलावा कुछ दीगर जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी, या आप कह लीजिए कि जो MOUs हैं वो साइन हुए हैं। अब मामला ये है कि देखिए, जो दीगर जहां से भी सरमायाकारी की बात हो रही थी, UAE से बात हो रही थी, सऊदी अरब से बात हो रही थी, या किसी और मुल्क से भी हो रही है, असल में ये जरूरी नहीं है कि वो सरमायाकारी जो है जब अनाउंस की जाए तो उसके फौरन बाद ही वो पैसे पाकिस्तान पहुंच जाए। ये कोई IMF का कर्ज प्रोग्राम नहीं है कि आपको जैसे ही तय होगा तो फौरी तौर पे आ जाएगा। होता यह है कि आप इन प्रिंसिपल एग्री करते हैं कि हम इस सेक्टर के अंदर या इस मामले के ऊपर ये सरमायाकारी पाकिस्तान में करेंगे। अब उसके बहुत से लवाजमात होते हैं, बहुत सा ग्राउंड वर्क, स्पेड वर्क चाहिए होता है जो पहले तय किया जाता है। अगर वो हो जाए तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू की जाती है। तो जी। जितने भी सरमायाकारी की जो भी अब तक की कमिटमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की दूसरे ममालिक के साथ, पाकिस्तान की ये कोशिश रहेगी कि उस सरमायाकारी को जल्द अज जल्द पाकिस्तान ले आए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर हम फर्ज कीजिए कि आज अगर हमारे पास कोई 10-11 अरब डॉलर की सरमायाकारी के कोई एग्रीमेंट्स जो हैं या MOU साइन हो रहे हैं, कि ये तो एक टोटल वॉल्यूम है। हो सकता है कि ये 11 अरब डॉलर जो है वो इससे बढ़ भी जाए और इससे कम भी हो जाए, जब बिल्कुल 100% उसका प्रैक्टिकल जैसे कहते हैं ना शक्ल जो है वो ऑन डॉक्यूमेंट दे दी जाए, तो फिर उस वाजे होता है कि ये एक्चुअली किस हद तक इन्वेस्टमेंट की जा रही है और किस हद तक इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही। जहां तक SCO कॉन्फ्रेंस का मामला है, देखिए SCO कॉन्फ्रेंस जो है वो बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हैं उसके से हट के जो मल्टीलैटरल जो मसाइल हैं, जिनको ये जो SCO कंट्रीज जो सारे मिलकर जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं, जिसमें दहशतगर्दी है, जिसमें आपकी फाइनेंशियल जो कोऑपरेटिव वर्ल्ड है उसके अंदर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान और चीन ने करेंसी स्वैप का मुआहदा किया है, जी। तो हो सकता है कि कोई और दीगर ममालिक भी इसके बाद आपके साथ इन मामलात के अंदर ये कहें कि यहाँ पर जो है वो करेंसी, एक सिंगल करेंसी की बात की जाए या डी डॉलराइजेशन की बात की जाए। तो SCO जो है वो उन मामलात पे बातचीत करती है जो तमाम ममालिक में जो मसाइल कॉमन है, और उनकी कॉमन ग्राउंड्स को सामने रखते हुए ही उनके हल को तलाश करने की कोशिश की जाती है। जी। नौशाद अली साहब, आप वजह फरमा रहे हैं। अच्छा,
इमरान मोहम्मद इमरान साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जैसे कि नौशाद अली साहब ने भी कहा कि एक सरमायाकारी तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही, लेकिन इसके साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, दहशतगर्दी का मसला है, और पिछले 2 साल में हमने देखा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, इस कॉन्फ्रेंस से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ये कॉन्फ्रेंस क्या इकदाम कर सकती है? देखें, जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके बुनियादी मकासद में से एक रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल कनेक्टिविटी और खित्ते में अमन का क़याम है। इस तनाजुर में जितने भी मेंबरान मुमालिक हैं, उनकी ये कोशिश है कि जब इस समिट का इनेकाद हो तो बाहमी तौर पर कोई ऐसा लाहे अमल बनाया जाए कि इस खित्ते से दहशतगर्दी की जो एक लानत है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाई जाए। और ख़ास तौर पर चाइना इस चीज़ को इंश्योर करना चाहता है कि खित्ते में जिस जिस मुल्क में उसकी सरमायाकारी है, जैसे कि पाकिस्तान में सीपैक का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, दूसरे मरहले के लिए बातचीत जारी है, कई अहम मुआहदे तय पा चुके हैं। और साथ ही साथ आप देखें कि पाकिस्तान में गुज़श्ता साल के दौरान मुख्तलिफ जी। हमलों में चीनी इंजीनियर और उनके जो मजदूर हैं, उन पर हमले हुए हैं। कई इसमें लोग हलाकतें भी हो चुकी हैं। तो चाइना चाहता है कि इस तरह की समिट का फ़ायदा उठाते हुए दो तरफ़ा मीटिंग्स भी हों और उनके जो मजदूर हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जाए। और ख़ास तौर पर ये चूँकि यूरो एशियाई मुल्कों की एक ये तंज़ीम है और पिछले 20 सालों से हम देखें तो ये खासा इसने सफ़र तय किया है। और पाकिस्तान, ईरान, इंडिया इसमें जब से जुड़े हैं, तो ये खित्ते में ज़्यादा इस तंज़ीम की अहमियत हो गई है। और 9 साल के बाद आप देखें कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान में लैंड किया है उन्होंने। ये आज की बड़ी खबर थी। गो के कोई इस तरह से बहुत बड़ा उनको रिसेप्शन नहीं मिला कि किसी हमारे मिनिस्टर ने जाके उनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया हो या फिर कोई साइडलाइन मीटिंग्स हो रही हों, क्योंकि जो कश्मीर का मामला है उसी तनाजुर में हम इस कॉन्फ्रेंस और इस समिट के साइडलाइन में भारत के साथ कोई बातचीत तो आगे नहीं बढ़ा रहे, लेकिन ये एक अहम पेशरफ थी कि भारत ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार भी नहीं किया। तो इससे जो एक सॉफ्ट डायलॉग का एक अमल है, वो आने वाले सालों में, आने वाले अरसे में ये ओपन हो सकता है। अब आप देखें कि जिस तरह से इस चीज़ की रिपोर्टिंग हो रही है, चाइनीज़ मीडिया में आप देखें तो वहाँ पर एक इस हवाले से जो खित्ते में अमन का क़याम है, कनेक्टिविटी है, उसके हवाले से आपको खबरें मिलेंगी। भारत में कुछ जो बड़े चैनल्स हैं, उन्होंने इसको मुस्बत रिपोर्ट भी किया है, ताहम कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ से भी पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उनको ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया है। और ख़ास तौर पर ज़ाहिर बात है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में, तो हमने उसी हिसाब से सिक्योरिटी इक़दामात भी करने हैं। लेकिन भारतीय मीडिया इसको थोड़ा नेगेटिव रिपोर्ट कर रहा है कि रावलपिंडी में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है, इस्लामाबाद में सड़कें बंद कर दी गई हैं। तो इस तरह से ये जो भारतीय मीडिया है, उसको भी थोड़ा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान इस पूरे इवेंट को एक पॉजिटिवली कवर कर रहा है, तो भारत को भी इसी तरह की मैच्योरिटी का जो है वो मुज़ाहिरा करना चाहिए। बाकी चाइना की तरफ से मुकम्मल इस इवेंट की कामयाबी के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट फराहम की जा रही है। और आप देखें कि उनके वज़ीर आज़म भी एक दिन पहले यहाँ पर आए हैं। और जैसे नौशाद साहब ने बात की कि गवादर जो एयरपोर्ट का मंसूबे की सॉफ्ट लॉन्चिंग थी, वो भी एक अहम पेशरफ थी। जी, बिल्कुल ऐसी बात है। उमर, आपकी जानिब आएंगे और बात करेंगे कि वज़ीर ख़ारिजा जो है इंडिया के, जयशंकर, वो भी पहुंच गए हैं। आप समझते हैं कि जो पाक भारत ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकते हैं, या कोई साइड लाइंस पर कोई मुलाकात की दावत पाकिस्तान दे सकता है? कोई बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि एक अरसे से ये मसला चल रहा है, पाक भारत ट्रेड बंद है, तो कोई ट्रेड को खोला जा सकता है? क्योंकि पॉलिटिकल और इस वक्त डेमोक्रेटिक लेवल के मसाइल तो एक तरफ है, लेकिन उनको साइड पर रखकर पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है, कोई ट्रेड खोली जा सकती है? अस्सलाम वालेकुम जी। इस पे इमरान ने अभी जो बात की, इस आज की जो एससीओ कॉन्फ्रेंस है, इसके 2 पहलू हैं। नौशाद साहब ने भी उस पर बात की, इमरान साहब ने भी उस पर बात की। ज़ाहिर है हम होस्ट हैं इसके, और हम होस्ट कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ममालिक के सरबराहान यहाँ पर आए हैं, उनके साथ हमारा जो एक राब्ते हैं
जो हमारी उनके साथ बायलेटरल या मल्टीलेटरल जो उनके साथ कनेक्टिविटी है उसको बेहतर किया जा सके। बाकी जो भारत के वजीर खारजा यहाँ पर आए, एक तवील अरसे के बाद भारत की जानिब से कोई यहाँ पर एससीओ कॉन्फ्रेंस ही सही लेकिन कोई यहाँ पर आया है और हमने वेलकम भी किया। और आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से जो इशाया दिया गया है तमाम सरबराहान के एजाज में, उस पर मुलाकात भी हुई भारतीय वजीर खारजा की वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ। ये तो देखें, ये हमारी अपनी एक कोशिश है और हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे और पॉजिटिव वे में हम इसकी बात करेंगे। इस पर इसके जो मकासद हैं उसके ऊपर भी बात हुई, इसकी जो आगे फवायद हैं उस पर भी बात हुई। लेकिन इमरान भाई ने भी बात की कि इंडियन मीडिया इसको नेगेटिव रिपोर्ट कर रहा है। देखें, अब पाकिस्तान में इसकी पॉजिटिव रिपोर्टिंग हो रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर बाहर के ममालिक में या दीगर ममालिक के लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता कि वाकई में रोड बंद थे। इस्लामाबाद में आज जो कनेक्टिविटी थी, बात की कनेक्टिविटी तो बात की बात है, यहाँ पर तो आज जो सहाफ़ी जिनके पास कार्ड्स थे इस एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के, उनको भी अलाउ नहीं था। वो जो रोड्स बंद किए गए, जिस तरीके से रास्ते रोके गए, वहां पर उनको भी अलाउ नहीं था, वो नहीं पहुंच सके। लेकिन जिस तरीके से फिर भारतीय सहाफियों को लाया गया, उसमें भी जिस तरह की सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की गई, तो उससे एक तासुर ये किया कि यार बहुत ही कुछ सिक्योरिटी के मामला जो है ना वो खराब है। लेकिन चूंकि मस्बत रिपोर्टिंग करनी है तो हम ये बिल्कुल इसके ख्वाह हैं कि ये एक अच्छी एससीओ कॉन्फ्रेंस है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंशाल्लाह ये बेहतर होगी। बाकी आपने कहा कि जो कनेक्टिविटी इंडिया के साथ है हमारी, तो उस तो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियां नवाज शरीफ, उनकी कल ही जो मुलाकात हुई भारतीय सहाफी बरखा दत्त के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि वो तो वेलकम करते हैं और बड़ा वेट करें और कोई ना कोई तरीका वो निकालेंगे नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात का। तो वो तो उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद ये फिर बरखा दत्त ने भी रिपोर्ट किया और फिर ये सारी चीजें जो हैं वो सामने आई कि पाकिस्तान की तरफ से तो मैसेज गया किसी भी तरीके से कि नरेंद्र मोदी हो या भारत का कोई भी हो, हम उनके साथ अच्छे हमसाये के तौर पर उनके साथ अपने जो राब्ते हैं वो बहाल करना चाहते हैं। हमसाये, क्योंकि आप हर चीज बदल सकते हैं, हमसाये तो नहीं बदल सकते। तो अगर हमारा हमसायों के साथ एक अच्छा ताल्लुक होगा तो जाहिर बात है वो इस खित्ते के लिए भी बेहतर होगा। और ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है, इसमें ऑब्वियसली इस इलाके के तमाम जो लोग हैं, तमाम ममालिक के सरबराहान, उनकी रिप्रेजेंटेशन है वो मौजूद है। तो ये गो के एक, आप यूं कह सकते हैं कि एक G8 है। उसके बाद तकरीबन ये तीसरे नंबर पर ये जो एक ग्रुप बनता है जो इस खित्ते के हवाले से और दुनिया की जो आबादी है वो आप देखें तो जो शंघाई के जो इस एससीओ के जो मेंबर ममालिक हैं उनकी जो आबादी के तनासब से देखा जाए तो एक बड़ी तादाद है इन ममालिक के लोगों की और ये एक बड़ी अहमियत की हामिल है। और अब आज का दिन तो रिसेप्शन का था, लोग यहाँ पर पहुंचे और अब शाम को इतलात थी कि रशिया के भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होगी। अब कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा और कल लाजमी इसमें जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसमें अपने हर मुल्क जो है वो अपनी बात करेगा, अपना एजेंडा जो है वो सामने रखेगा और फिर कलेक्टिवली जो है उसके ऊपर एक करारदाद लाई जाएगी। और इसमें बायलेटरल मुलाकातें भी, अभी तक तो हमें सिर्फ चाइना के साथ ही पाकिस्तानी डेलीगेशंस की मुलाकातें नजर आई हैं। चाइना के जो वजीर आजम यहाँ पर आए हैं उनकी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी आज मुलाकात हुई। उन्होंने आज उनको दिन में जोराना दिया जिसमें बड़ी लीडरशिप पाकिस्तान की शरीक थी और वहां पर भी बड़ा रिसेप्शन दिया गया। तो हम ये होप करते हैं कि जो एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई है ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी और इसके जो अराज़ व मकासिद हैं वो पूरे होंगे। ताल्लुकात हमारे मजीद बेहतर हो रहे हैं। उनका 74 रुकनी वफ्द जो है पाकिस्तान पहुंच गए। अच्छा नौशाद साहब, जैसे कि उमर भी फरमा रहे थे कि बरखा दत्त ने इंटरव्यू किया है नवाज शरीफ का और मरियम नवाज से भी उनकी मुलाकात हुई है, क्या समझते हैं उस इंटरव्यू का इम्पैक्ट क्या होगा? या बरखा दत्त इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो भारत में पाकिस्तान की कोई पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग कर सकती हैं? देखिए, बरखा दत्त ने तो जो रिपोर्ट करना था उस इंटरव्यू के बारे में वो रिपोर्ट कर दिया है और वो यकीनन ज़ेरे बहस भी है पाकिस्तान में भी और भारत में भी। मसला ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ज़रा थोड़ी सी क्रूशल है और क्रिटिकल है। दो मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर प्रॉब्लम आ चुकी हुई है। एक पहला प्रॉब्लम तो ये है कि एक मामला जुड़ा हुआ है आपके कश्मीर से, चूंकि जब से भारत ने कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है
उसको सल्ब किया है और उसको यूनियन का हिस्सा बना के उस पर कब्जा करने की कोशिश की है, तो पाकिस्तान का एक फर्म और बुनियादी स्टैंड है कि जब तक ये जो जो भी उनकी तरफ से ये अमल किया गया है आर्टिकल 270 और वो जो उसको खत्म करने का, उसको वापस लिया जाए। ये एक मामला है और उस वक्त तक पाकिस्तान ये समझता है कि कोई दो तरफा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दूसरा मामला यह है कि देखिए, पिछली कुछ दिहाइयों से भारत ये कोशिश कर रहा था कि वो इस खित्ते में अपनी हेजमनी कायम करे और उसके लिए वो मुसलसल जो है पाकिस्तान को दहशतगर्द का मुल्क करार दिलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस खित्ते में अगर कोई चीन के बाद टक्कर दे सकता है तो भारत को वो पाकिस्तान है। और अब जब ये मामला हुआ है तो आप देखिए कि पाकिस्तान ने कलभूषण की शक्ल में जो है वो कोयटा के अंदर से एक जासूस पकड़ा। इंडिया के अंदर से ऐसा कोई हाजिर सर्विस कोई जासूस कभी नहीं पकड़ा गया पाकिस्तान का। दूसरी बात यह है कि जब वो पकड़ा गया तो उसके बाद उसके नेटवर्क को ब्रेक किए जाने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर पे बहुत स्ट्रांगली काबू पाया गया और एक दफा वो ऑलमोस्ट खत्म होने की पोजीशन पर चली गई थी। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए, ये पिछले गुज़िश्ता दिनों कोयटा में एक वाकया हुआ, कानकन जो थे वो हमारे जो आम मासूम मजदूर होते हैं उनके ऊपर एक हमला किया गया और उस हमले के नतीजे में बहुत से मजदूर हलाक हुए। उसके पीछे भी कह रहे हैं कि ये इस तरह की इतलात और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसके पीछे भारत की इन्वॉल्वमेंट है। आप भारत की मूवीज उठा के देख लीजिए, उसमें खुल्लम खुल्ला ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, साफ लफ्जों में ये इसे कह लेंगे ना कि इसको माना जाता है, तस्लीम किया जाता है कि वो उनकी जो तंजीमें जो रॉ है वो बलोचिस्तान में काम कर रही है बीएलए के साथ मिलकर, और दूसरी जो ये मजीद ब्रिगेड और इस तरह की जितनी भी अलग पसंद तंजीमें हैं उनको फंड भी कर रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर भी ये इल्जाम आता है कि वो भारत की फंडिंग से चल रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के थ्रू जो है ना भारत उनको फंडिंग करता है। अब मामला ये है कि इस तरह के सिनारियो के अंदर ये बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान जो है ना वो कोई दो तरफा ताल्लुकात की कोई मुज़ाकरात की बात करे। ताहम ये बात दुरुस्त है कि देखिए, आज जयशंकर आए, उन्होंने आकर प्राइम मिनिस्टर से जब हाथ मिलाया तो कुछ सेकंड के लिए उन्होंने उनका हाथ थामे रखा और वो एक दूसरे से मुस्कुराहट का तबादला भी हुआ, आंखें भी चार हुई। अल्टीमेटली ये होगा कि ये थोड़ी सी जो इसके अंदर जो बर्फ पिघलने वाला मामला है, कहीं ना कहीं उसकी बुनियाद जरूर पड़ चुकी है। अब मामला ये है कि ये अगर चीन, जिस तरह चीन ने सऊदी अरब और ईरान के अंदर सालिसी कराई है, इस तरह अगर फर्ज कीजिए कि चीन कोशिश फिर से दोबारा से करता है, अगरचे कि वो पहले भी ये कहता रहा कि वो सालिसी के लिए तैयार है, लेकिन अगर वो इस वक्त ये मामला भारत के साथ उठाने की कोशिश करता है, असल में भारत के साथ भी उसके थोड़े इख्तलाफात लद्दाख और उस इलाकों में ज्यादा हैं, लेकिन चीन ने भारत को यह जरूर बता दिया है कि भारत जो है ना वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि चीन ने लद्दाख में जो कुछ किया उससे वाज़ेह हो चुका था कि भारत जो है वो अभी चीन की ताकत के सामने कोई सर भी नहीं उठा सकता। तो अब ये है कि डिपेंड करेगा, आने वाले वक्तों के अंदर देखेंगे हम कि भारत का रवैया क्या है। उनके आते हुए एक बयान उन्होंने दिया था जयशंकर ने वहां से कि मैं तो सिर्फ एक अच्छे इंसान, उसकी पार्टिसिपेंट के तौर पे जा रहा हूं, एससीओ, मैंने कोई बायलैटरल मामलात नहीं है। देखते हैं कि वो वापस जाके क्या बात करते हैं, ये बड़ा अहम होगा। चीन और इंडिया के दरमियान भी डिस्प्यूट्स पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी ट्रेड जारी है। नौशाद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे थे। सनाउल्लाह खान, आपकी जानिब आना चाहूंगी कि एक तरफ तो ये एससीओ का मामला है, दूसरी तरफ आईनी तरमीम का मामला है, और अब से कुछ देर कबल मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है। पीपल्स पार्टी और जेयूआई में मुसवदे पर इत्तेफाक राय हो गया है। तो 17 अक्टूबर को जो इजलास बुलाया गया है, आप समझते हैं आईनी तरमीम फाइनली होने जा रही है? जी बिल्कुल, ये मैं तो गुज़श्ता कई दिन से कह रहा हूँ कि हुकूमत जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, बाकी जमातें हैं, उन्होंने 25 अक्टूबर की डेडलाइन रखी है। मतलब है कि वो किसी सूरत नहीं चाहते कि मंसूर अली शाह ऐसी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बने जो कॉन्स्टिट्यूशनल 184 या पॉलिटिकल केसेस सुने। वो मंसूर अली शाह को ऐसी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं जो सिर्फ सिविल और क्रिमिनल केसेस सुने और कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी कोर्ट्स बनाए जिसके सरबराह काजी फायद ईसा हों, अगर वो एक्सेप्ट कर लें। तो ये तयशुदा मामला है, और ना ही आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है उसमें मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। और यही आज मैं डॉक्टर शहबाज गिल की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन आज उनके ट्वीट मैंने पढ़ा है तो उसमें उन्होंने एक बात अपनी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी बताई है। वो कहते हैं कि ये सारा खेल है जिसका हिस्सा एक एससीओ कॉन्फ्रेंस की भी आड़ है, और साथ ही इमरान खान पर जो 18 अक्टूबर तक की पाबंदी लगाई है मुलाकातों की, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे वकील हैं, चाहे उनके फैमिली के लोग हैं, उसका बुनियादी मकसद यही है कि वो कोई कॉल ना दे सके
वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान से मुलाकातें होती तो वो हर सूरत इस आईनी तरमीम को रोकने के लिए एहतजाज की कॉल देते और पूरे मुल्क में कॉल देते ये, और वो पूरा जोर लगाते कि किसी तरह ये आईनी तरमीम को रोका जाए। तो सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह है। हुकूमत हर कीमत पर आईनी तरमीम करना चाहती है। आपने देख लिया गुज़श्ता चंद दिन के दौरान जो सूरत हाल रही। 17 अक्टूबर को पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, उसका 16 को कर लिया गया। हालांकि कल SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस्लामाबाद पूरा बंद है, सब कुछ बंद है। आपको पता है पूरे शहर में पिंडी इस्लामाबाद के लोग ख्वार हो गए हैं। गलियां तक बंद की गई हैं, दुकानें, रेस्टोरेंट, कमर्शियल सेंटर, सब जगह हर चीज बंद कर दी गई है और किसी को एम्बुलेंस तक को जाने की इजाजत नहीं है। और उस सूरत हाल में पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो ड्राफ्ट है उसको असली शक्ल देगी। और कैबिनेट की मीटिंग भी 17 को बुला ली गई है ताकि कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी लेके फिर नेशनल असेंबली और सेनेट के इजलास की समरी भी चली गई है। सदर पाकिस्तान को 17 तारीख को बुलाने के लिए, तो फौरन SCO के अगले ही दिन हुकूमत चाहती है कि किसी तरह आईनी तरमीम मंजूर कर ली जाए। और मौलाना साहब अगर तैयार हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं, मैंने वो खबर नहीं देखी जो मुलाकात हुई है, और कल मौलाना साहब की नवाज शरीफ से भी मुलाकात सुना हो रही है, वो तय हो चुकी है। तो मामलात अब उसी तरफ जा रहे हैं जो हुकूमत तय कर चुकी है, उसी को वो पूरा करेगी। और यही उनका एजेंडा है कि किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए और जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है वो सिविल और क्रिमिनल केस सुनने तक महदूद हो जाए। अच्छा उमर, आपकी जानिब आऊंगी कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी और JUI में तो इत्तेफाक हो गया है मुसवदे पर। अब आप समझते हैं PTI भी इत्तेफाक राय कर लेगी या वो भी मान जाएगी? क्योंकि अब मौलाना साहब तो पहले भी इस चीज़ पर थे कि PTI को मनाया जाएगा। आप समझते हैं PTI मानेगी? देखें, अभी जो आप खबर बता रही है ये तो कराची में मुलाकात के बाद ये खबर चली है। और आपको अगर थोड़ा सा मैं पीछे लेकर जाऊं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ 15 सितंबर अभी को प्रेस जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उमर साहब। जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो 15 सितंबर को एक कार्रवाई की गई थी इस आईनी तरमीम को पूरा करने के लिए और उसके ऊपर वोटिंग कराने के लिए। तो उससे पहले भी बिलावल भुट्टो काफ़ी दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान के घर आते रहे और वहाँ पर उनसे मुलाकात करते रहे और उनसे वो मुसद्दे के ऊपर, बल्कि वो पहली बार जब ये मुसद्दा मौलाना फजलुर रहमान साहब को दिया गया था तो बिलावल उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें मोहसिन नकवी ये मुसद्दा लाए थे। तो उस मुलाकात के बाद भी बिलावल बड़े पुरुमीद थे और यही कहा गया था कि मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामला हैं वो तय हो चुके हैं। इसके बाद अभी आपने देखा कुछ दिन पहले वाने सदर में एक बड़ी मुलाकात हुई और उसके बाद भी खबरें चली फजलुर रहमान साहब मान गए हैं और पीपल्स पार्टी इन्होंने मना लिया और मौलाना साहब वोट करेंगे। तो देखें ये भी बहुत अर्ली है। हुकूमत तो ये चाह रही है, जिस तरह भी सनाउल्लाह साहब बता रहे थे कि हुकूमत बड़ी अजलत में है और जिस तरीके से 18 का इजलास 17 और 17 का 16 को कर दिया उन्होंने पार्लिमानी कमेटी का और कौमी असम्बली और सेनेट के सेशंस बुला लिए गए हैं। तो SCO उनका मसला नहीं है हुकूमत का। हम तो यहाँ पर बैठकर अभी जो पहला चंक आपने किया सवाल किए वो SCO पर थे, तो SCO तो उनका मसला नहीं है। हुकूमत तो ये चाह रही है कि ये SCO कहीं 1-2 दिन और मजीद चल जाए तो वो इस SCO के पीछे कौमी और असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाकर यह मामला भी इसी तरह से कंप्लीट कर लें, क्योंकि रेड जोन में किसी को जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि SCO चल रही है। बंद है, कंटेनर्स के बावजूद फौज और दीगर से जो इदारे हैं सिक्योरिटी के वो मौजूद हैं। तो हुकूमत तो यही चाह रही है, हुकूमत की ख्वाहिश तो यही कि किसी तरीके से वो फौरी तौर पर ये आईनी तरमीम मंजूर करा ले, लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं। मौलाना साहब मिल जरूर रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब का आप कल का एक खिताब मीरपुर खास में अगर आपकी नजरों से गुजरा हो तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि तरमीम तो वही होगी जो JUI फे की तरमीम है और उसी पर बात होगी। अब आप इसमें पॉइंट ये है कि ये जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है इसमें हर जमात ने अपना अपना मसवदा दिया हुआ है। पीपल्स पार्टी का अपना मसवदा, और ये एक बात नोट करें कि ये मुसवदा नहीं है, हर पार्टी ने वो जो एक मुसवदा मुबैना तौर पर सामने आया था उसकी कुछ पॉइंट्स को सामने रखकर हर किसी ने अपनी अपनी तजावीज तैयार की हुई हैं। अब उसमें पीपल्स पार्टी की अलहदा से तजावीज है जिसमें वो वफाकी और सूबाई आईनी अदालतों की बात कर रहे हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जो तजावीज सामने आई उसमें वो जजिस के पैनल की बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान बेंच की बात कर रहे हैं। जो ANP है उनके मुसवदे में खैबर लफ्ज हटाकर पख्तूनख्वा और साथ साथ वफाकी आईनी अदालत की हिमायत और सूबाई
आईनी अदालतों की मुखालफत है। और जो MQM का मसवदा है उसमें वो ये कह रहे हैं कि आप बल्दियात का जो 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात मिले थे सूबों को, वो ये कह रहे हैं कि इस आईनी तरमीम में आप वो इख्तियारात बल्दियाती इदारों को सौंप दें। तो ये सारा मामला तो चल रही है, इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए गालिबन ये जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास है वो बुलाया गया है। और कल पहले 12:30 बजे इजलास था, फिर 4 बजे क्योंकि मीटिंग्स थी, उसके बाद 4 बजे ये कॉल किया गया। तो अब ये जो जिस मुलाकात की आप बात कर रही हैं, मौलाना साहब से मुलाकातें हो रही हैं, मियां नवाज शरीफ के साथ भी मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात है। और ये मुमकिन है कि मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि वो कल जाती उम्रा जाएंगे और मियां नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान अपनी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कामरान मुर्तजा ने जो 24 नुकाती एक जो उन्होंने मुसवदा तैयार किया हुआ है, अगर आप उस मुसवदे को सिर्फ देखें तो उसमें तो नजर आता है कि वो जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात है। लेकिन अगर आप दीगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुसवदा देखें तो उसमें साफ नजर आता है कि वो जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनको वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि उनका अल्टरनेट जो है वो उसके लिए तैयारी कर ले। अब इसमें नंबर गेम का भी मामला है कि ये इतना सिर्फ मसवदा लाना ही मसला नहीं, उस दिन बंदे पूरे करना, उस दिन वोट अपना पूरा करना, ये भी बड़ा एक चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। और उसके लिए भी कोशिशें हो रही हैं। जिस तरह से आप देख रही होंगी मुख्तलिफ इंटरव्यूज PTI के कारकुनों के, जो उनके MNAs हैं उनके चल रहे हैं, उनके घरों के ऊपर जिस तरह से दबाव डाला जा रहा है, उनके अहले खाना को जिस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है, तो वो भी कोशिश पैरेलल चल रही है। तो ये मामला अभी भी एक सवाल है कि नंबर गेम्स कैसे पूरे होंगे, क्योंकि मौलाना साहब की तो गालिबन 8 सीटें हैं, उसके अलावा भी इनको 2-3 सीटें दरकार हैं। फिर कोई बंदे शंदे तोड़े जाएंगे या क्या होगा? देखिए, शहर इक़्तिदार में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तक की जो इतलात आ रही हैं उसमें कुछ MNAs की बात चल रही है, कुछ सेनेटर्स हैं, और उनमें सेनेटर्स के तो नाम आना शुरू हो गए हैं कि वो सेनेटर्स वोट देंगे और उनको किसी को प्रेशराइज करके काबू किया गया है, किसी को किसी और तरीके से काबू किया गया। बहरहाल 2-3 नाम तो अब तक सामने आ चुके हैं। तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो वोट थे, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो आप कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी के हक में उन्होंने उनका एक आपस में जो आपस इत्तफाक हो चुका है, तो फिर तो वोट तोड़ने की और PTI के बंदों को प्रेशराइज करके वहां पर लाने की जरूरत ही नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के सेनेट में भी जो हुकूमत को दरकार नंबर है वो मौलाना फजलुर रहमान के सेनेट में हिमायत से पूरा हो जाएगा, और कौमी असेंबली में भी मौलाना फजलुर रहमान उनको पूरा कर देंगे। और साथ में 63A का जो फैसला आया उसके बाद जो 2-4 नंबर कम भी होंगे तो वो मसला तो नहीं होगा। वो तो PTI के लोग जो वो क्लेम कर रहे हैं, हुकूमत और दीगर जो इस सारे काम को जो देख रहे हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि बंदे। एक ब्रेक के बाद